हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पी ट्रिपल एस बी क्लर्क में कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल कैसा रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस पे बेस्ड पूरा मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये पूरी एनालिसिस के बाद में मैं लेकर आया हूं कि यानी किस किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और डैम श्योर है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से ही बनेंगे। तो चलिए एक बार आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करिएगा, साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आज के सेशन में आपका स्कोर क्या रहा। हैव अ लुक, देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए चलिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पी ट्रिपल एस बी क्लर्क का बैच भी यहाँ पर आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया था। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना प्यार दिया इस बैच को, ट्रस्ट दिखाया। देखिए, ट्रस्ट ही तो है जो हम टीचर्स को आपके लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार करता है। और इस बैच में भी हमने बिल्कुल बेस्ट कंटेंट और रीजनेबल रेट में आपको प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पी ट्रिपल एस बी क्लर्क 599 रुपीज और पी ट्रिपल एस बी क्लर्क आई टी 1299 में कंप्लीट वीडियो के साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हैं। इस बैच के एक बार फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया गया है। बेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, वीडियो के एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, यानी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी किया गया है वीडियो की मदद से। साथ ही साथ टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ऑल पीडीएफ आपको मिलेगी, वैलिडिटी होगी इसकी 12 मंथ्स यानी 1 ईयर की। गारंटीड क्वेश्चन इन एग्जाम, इसका मतलब कि अगर इस बैच से जुड़ते हैं फिर आपको कोई दूसरी वीडियो, कोई बुक को प्रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बैचेस मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। कैसे इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये बैच के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। समय जो है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम में परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में यहां पर तैयारी करवाई जा रही है। देखिए, जब कभी आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन बना रहता है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है, वो भी वीडियो के फॉर्म में, बेसिक से एडवांस लेवल तक, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान नहीं होगा, अरे ये मॉडरेट टू टफ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी पंजाब में एग्जाम्स हुए हैं उनमें कंप्यूटर का लेवल जो है वो मॉडरेट से टफ ही रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज मॉक सेशंस पर। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। इन एक्सेल, टू कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट एक्सेल रिकॉग्नाइजेस आर, यानी एमएस एक्सेल जिन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करता है वो कौन से हैं। तो एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो ये वहीं से एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रिक्स और क्वेश्चन मार्क। इसे हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप इन अ सिंगल सेल। आप जानते हैं कि एक एक्सेल शीट जो होती है वो कई सारे सेल से मिलकर बनती है। तो जो भी हम लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, सेल में। और जो भी हम सेल में लिखते हैं वो दिखता कहाँ पर है, नेम स्पेस में या नेम बॉक्स में आप कह सकते हैं। तो वो जगह जहां पर सेल में लिखा हुआ कंटेंट दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने कैरेक्टर्स आप उस सेल में लिख सकते हैं, 256, 1024, 32,000 या 32,767। करेक्ट आंसर आपने शायद दे दिया होगा अभी तक, चेक कर लीजिएगा आंसर सही है या गलत। द करेक्ट आंसर इज 32,767। इतने ही करेक्टर्स को हम टाइप कर सकते हैं
MS एक्सेल के एक सेल में। तो मैक्सिमम लिमिट यहां पर आपको दी गई है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। कह रहा है MS एक्सेल की जो पहली सेल होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? A1, स्मॉल ए, कैपिटल ए, या ए के साथ में O? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? A1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो पहली सेल होती है एक्सेल में दैट इज कॉल्ड A1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एक्सेल कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। कह रहा है एक्सेल में जब हम टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो उसको किसकी मदद से जोड़ा जाता है? एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन, हैश, या फिर एम्परसेंड? वेरी गुड। और यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एम्परसेंड की मदद से हम टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करते हैं। नेक्स्ट वन, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेक्स्ट इन अ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल में जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन क्या होती है? वो लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, सेंटर्ड होता है, या जस्टिफाई होता है? तो आप जानते हैं एक्सेल में जब भी हम कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। तो आंसर क्या होगा? लेफ्ट अलाइन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर्स इन अ सेल। कह रहा है टेक्स्ट तो आपको पता चल गया कि वो लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, नंबर्स कैसे होते हैं? अगर आप कोई नंबर लिखते हैं एक्सेल की सेल के अंदर तो उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो कैसा होता है? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर्ड, या जस्टिफाइड? बताइए। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज राइट अलाइनमेंट। तो यही आपको यहां पर याद रखना है कि एक्सेल की सेल में जब भी नंबर्स की बात होगी तो वो राइट अलाइन होंगे, और एक्सेल में जब भी हमारे लेटर्स की बात होगी तो वो लेफ्ट अलाइन होंगे। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। कह रहा है MS वर्ड के केस में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो कैसी होती है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या जस्टिफाई? इसका मतलब जो आपकी अलाइनमेंट्स हैं वो कितनी तरीके की होती हैं? 4 तरीके की, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। इनमें से बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्ट इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, हम लोग सब जानते हैं, जो लिखना स्टार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश स्पेस। कह रहा है जो टैब की होती है कीबोर्ड के ऊपर वो कितने स्पेस चलती है? जब आप टैब प्रेस करते हैं तो वो कितनी स्पेस मूव करती है ये आपको बताना है। 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.10 इंच, या 0.50 इंच? तो टैब का मतलब है 0.5 आगे बढ़ता है, तो हाफ पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं, या 0.5 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कह रहा है कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको डिलीट करना है तो कौन सी यहां पर की का यूज किया जाएगा? विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? एंड, बैक स्पेस, होम, या डिलीट? तो याद रखिएगा जब भी लेफ्ट की बात होगी तो आंसर क्या होगा? बैक स्पेस। लेफ्ट के केस में हमेशा बैक स्पेस इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। ये क्वेश्चन कई बार पंजाब के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए, एक ही लेटर अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करना है तो किसकी मदद से करेंगे? मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, या इंडेंट? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड मेल मर्ज। थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, इन MS पावर पॉइंट विच इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है ये आपको बतानी है। Ctrl+P, Ctrl+N, Ctrl+D, या Ctrl+M? बहुत ही फेमस अगेन क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ M प्रेस करते हैं, तो फोर्थ वैलिड आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट।
कह रहा है MS वर्ड 2007 की अगर बात करें तो जो फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है। तो लेटेस्ट कौन सा है, MS ऑफिस का वर्जन 2021 आ चुका है। तो अगर आपसे पूछें कि लेटेस्ट वर्जन MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का कौन सा है, तो आप कहेंगे 2021, 2021 ये लेटेस्ट वर्जन है। 2007 भी लेटेस्ट में आता है, क्यों? क्योंकि 2003 के बाद जितने भी वर्जन हैं वो सब आपके लेटेस्ट वर्जन में ही काउंट होते हैं, जैसे 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 या 2021। इन सभी केसेस में जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 11 पॉइंट है। पहले 10 पॉइंट हुआ करता था और अब कितना है, दैट इज 11 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के केस में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होती है वो कितनी है। तो देखिए पावर पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी है, 100 बाय डिफॉल्ट, यानी मिनिमम कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, तो 10 हो सकती है ना। जूम परसेंटेज 10 से कम नहीं हो सकती। बाय डिफॉल्ट कितनी हो सकती है, तो 100 हो सकती है। और मैक्सिमम अगर पूछें कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 400। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा कि MS पावर पॉइंट के केस में मिनिमम 10%, बाय डिफॉल्ट 100% और मैक्सिमम के केस में आपका क्या होगा, दैट इज 400%। ये बात क्लियर हुई, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल डस पिंग यूज। कह रहा है पिंग कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। अब ये पिंग होता क्या है, देखिए नेटवर्किंग में आप लोग जानते होंगे कि पिंग का इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि नेटवर्क से रिस्पॉन्स हमें मिल रही है या नहीं, यानी सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। और पिंग जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है वो है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा, कभी भी ICMP पूछें तो पिंग होगा, पिंग पूछें तो ICMP होगा। नेक्स्ट, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो प्रिंटर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है आपका यहां पर। तो वो प्रिंटर जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता वो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर की क्वालिटी होती है कि ये ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, साथ ही साथ थर्मल प्रिंटर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। याद रखिएगा, थर्मल प्रिंटर के केस में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें पेपर का यूज या इंक का यूज नहीं होता है ना। सॉरी, पेपर का यूज तो होता है लेकिन इंक का यूज नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, दैट इज थर्मल प्रिंटर। और इसके पीछे का एक रीजन भी है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर में जो पेपर लगता है वो थर्मोक्रोमिक पेपर होता है और इस रीजन की वजह से जो इंक होती है वो पेपर में ही होती है, तो अलग से इंक का यूज यहां पर नहीं करते। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन पर एक से ज्यादा कॉल्स को भेजने का जो सिस्टम है, जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग या मल्टीप्लेक्सिंग। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पर n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होगा। जैसे जब आप किसी को कॉल करते हैं तो एक समय पर कई सारी कॉल उस पर्सन तक पहुंचती हैं लेकिन वो रिसीव एक ही कर पाता है। तो इसका मतलब इनपुट्स तो n नंबर ऑफ हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। कह रहा है एल्गोरिथम में कोई गलती करना जिसकी रीजन की वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट शो हो, इस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर या फिर कंपाइलर एरर। बिल्कुल सही, एल्गोरिथम में कोई भी मिस्टेक होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर बोलेंगे। याद रखिएगा, एल्गोरिथम का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और अगर यही हमारी गलत हो जाएगी, अगर एल्गो ही गलत हो जाएगी तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो भी बट नेचुरल है गलत होगा, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले हम उसकी एल्गोरिथम बनाते हैं,
फिर उसका स्यूडो कोड बनाते हैं, फिर फ्लो चार्ट लिखते हैं और फ्लो चार्ट के बाद में कोडिंग करते हैं। तो इसका मतलब एल्गोरिथम में जो एरर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट मेक्स द रैम अपीयर लार्जर देन इट इज। रैम का साइज लार्ज करना, ये किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं रैम का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत कम स्पेस का होता है, लेकिन कभी कभी स्पेस कम होने पर भी हम कोई एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जहां पर उसका साइज बड़ा दिखने लगता है। बिल्कुल सही, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जहां पर रैम जो है वो स्पेस को हार्ड डिस्क से ले लेती है और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि वर्चुअल मेमोरी के केस में जो स्पेस रैम लेती है वो कहां से लेती है? तो आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क से उधार मांग लेती है कुछ समय के लिए स्पेस को, और रैम को लगने लगता है कि मैं काफी बड़ी हो चुकी हूं, मेरा साइज काफी बड़ा हो गया है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, when the text automatically goes onto the next line, that is called। कह रहा है लिखते लिखते हम लोग कई बार नोटिस करते हैं कि जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में पहुंच जाता है ना, जब वो लाइन एंड हो जाती है तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। इस फीचर को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट रैप, पेज रैप, रैप वर्ड या वर्ड रैप? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा दैट इज वर्ड रैप। तो इसकी वजह से जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में स्विच हो जाता है। नेक्स्ट, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड? कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से कनेक्ट करता है? तो म्यूजिक के लिए जो पोर्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड बस, सीपीयू, यूएसबी या एमआईडीआई? बिल्कुल सही, दैट इज एमआईडीआई पोर्ट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एमआईडीआई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? वेरी वेरी फेमस वन, याद रखिएगा क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, ऑटोमेटिक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये दोनों टर्म्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो आंसर होगा एबीसी, एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर। तो ये है आपका सबसे पहला फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। कोड की स्क्रैम्बलिंग करना क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन, फायरवॉल, फिशिंग या स्पूलिंग? स्क्रैम्बल करने का मतलब होता है एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक तरीके से कोड को चेंज कर देना किसी एक साइफर टेक्स्ट में या फिर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनक्रिप्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो क्रिप्टोग्राफी में आता है ना, आप जानते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ सेट ऑफ पीरियड, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट और कीप वर्किंग इज नोन एज। कह रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है लेकिन बाद में आपको उसको परचेज करना होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? जो स्टार्टिंग में तो फ्री है लेकिन बाद में आपको परचेज करना होगा। फ्रीवेयर, शेयरवेयर, स्पाईवेयर या एनॉयवेयर? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर बोलते हैं। जैसे कई बार एंटीवायरस हमें कुछ समय के लिए ट्रायल पीरियड पर मिलता है और फिर उसे परचेज करना होता है आफ्टर द स्पैन ऑफ 30 डेज या आफ्टर अ स्पैन ऑफ 15 डेज, है ना, ऐसे ही होता है, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। नेक्स्ट, वेरी गुड, अ टाइप ऑफ वायरस, malicious code that looks for security loopholes in a system and uses that to replicate itself is known as। कह रहा है ये एक तरीके का वायरस है, एक तरीके का मेलवेयर है, malicious कोड है, that looks for security loophole, जो सॉफ्टवेयर के लूफोल्स को देखता है या किसी भी हार्डवेयर में जो कमियां होती हैं उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पर इंपैक्ट कर लेता है, वहां पर एंटर करवा देता है। एंड यूजेस दैट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, और अपनी कई सारी कॉपीज भी बना लेता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉर्म बोलते हैं। राइट वंस रीड मैनी, दैट इज वॉर्म।
तो फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो वॉर्म क्या है? एक तरीके का आप कह सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब भी हम वॉर्म की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट मैनर में एग्जीक्यूट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। वायरस और वॉर्म में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वायरस को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, आप कह सकते हैं कि वहां पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अगर हम वॉर्म की बात करें, राइट वंस रीड मैनी की बात करें, तो ये एक तरीके का मेलवेयर टाइप का होता है जो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है ना। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस होगा। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटी इज नोन एज। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या कहते हैं? मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर या फर्मवेयर? बिल्कुल सही, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज, इवन दिस टाइप ऑफ टेक्निक व्हाट वी यूज इज कॉल्ड एज स्पाईवेयर। मॉनिटर करने का मतलब छुप कर देखना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पाईवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन से तरीके का कंप्यूटर है जो 8-bit कोड का इस्तेमाल करता है और इस कोड को कहते हैं EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मिनी कंप्यूटर में इसका यूज होता है, माइक्रो में, मेन फ्रेम या ऑल ऑफ दीज। तो EBCDIC को जो दिया था ये कोड, वो दिया था IBM कंपनी के द्वारा, जिसने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बनाया। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। EBCDIC की फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की वो आप लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बिट, 0 और 1 के फॉर्म में। बिट जहां पर स्टोर होती है, द प्लेस वेयर बिट इज स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। वो जगह आपकी होती है फ्लिप फ्लॉप। कई सारी बिट को स्टोर करने के लिए कई सारे फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट, और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज रजिस्टर, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है। तो अगर हम सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो रजिस्टर है जो CPU के अंदर होती है। उसके बाद में सेकेंड फास्टेस्ट होती है कैशे मेमोरी, जो प्रोसेसर यानी CPU और रैम के बीच में होती है। तीसरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरीके से ये पूरी हायरार्की आपकी चलती है। तो रजिस्टर, देन कैशे, देन रैम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। कह रहा है मेमोरी और स्टोरेज में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? टेम्परेरी परमानेंट, परमानेंट टेम्परेरी, स्लो या फास्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो मेन डिफरेंस क्या है? जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन स्टोरेज कभी भी आपकी टेम्परेरी नहीं होती, हमेशा परमानेंट होती है। तो यानी आंसर क्या होगा? टेम्परेरी और परमानेंट। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। कह रहा है वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर्स, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि परमानेंट होते हैं नेचर में और रोम में स्टोर किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? फर्मवेयर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होगी? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम या रोम? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? वेरी गुड, वो मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। वो डायनेमिक रैम होगी। क्लियर है? अब आपको यहां पर दो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रैम है जिसका यूज किया जाता है कैश मेमोरी को बनाने के लिए? विच रैम इज यूज टू क्रिएट अ कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी को बनाने के लिए कौन सी रैम का यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि जो हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है
वो रैम किस कैटेगरी में आती है, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि हमारे और आपके लैपटॉप्स में या डिजिटल गैजेट में जो रैम लगी होती है उसे हम स्टैटिक रैम बोलते हैं या डायनेमिक रैम। बताइएगा कमेंट करके, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपका एक बार रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिकॉल कर पाए। बाकी डिटेल में क्योंकि समय कम है, तो हर एक चीज को चैप्टर वाइज अपने सिलेबस से कवर करने के लिए आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फ्री वीडियोस तो मेरी आपके लिए बिल्कुल बनी रहेंगी यहाँ पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।